नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं मनोविज्ञान के पार्ट 7 के बारे में, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने किसके बारे में सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया था, जिसे हम कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये संज्ञान शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है। तो संज्ञान शब्द का मतलब होता है सत्य का ज्ञान, अर्थात सत्य के ज्ञान के बारे में जो हमको जो है जानकारी दी गई थी, वो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। अब सत्य का ज्ञान जो है हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, संज्ञान जो शब्द है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक में ये शब्द जो है संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है, क्या होता है यहाँ पर? संज्ञान का मतलब होता है सत्य का ज्ञान। अब कुछ अंग होते हैं हमारे शरीर में, कुछ ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो हमें सत्य का ज्ञान कराती हैं, जैसे कि आंख हो गया, कान हो गए, जीभ, नाक, त्वचा। तो ये सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें सत्य का ज्ञान कराती हैं, जिन्हें हम संज्ञान शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, अब आपको मैं यहां पर बता देता हूं। नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां, तो देखिए, ज्ञानेंद्रियां दो तरह की यहां पर बताई गई हैं। देखिए, एक तो जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग, अर्थात विज्ञान के अनुसार, विज्ञान के अनुसार। दूसरी यहां पर है मनोविज्ञान के अनुसार। देखिए, मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान के अनुसार मन जो है, मन ये हमें जो है सत्य या असत्य का ज्ञान कराते हैं। देखिए, मन के द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है वो असत्य भी हो सकता है या आभासी भी हो सकता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, मन के द्वारा हमको किसका? असत्य का ज्ञान भी हो सकता है। इसका ज्ञान क्या होता है? आभासी होता है। ध्यान रखना, मन के द्वारा मिलने वाला ज्ञान आभासी होता है। जबकि विज्ञान के अनुसार 5 प्रकार की यहाँ पर क्या बताई गई है? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां बताई गई है। अब 5 कौन कौन से हैं? आंख हो गया, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये ज्ञानेंद्रिय जो हैं विज्ञान के अनुसार बताई गई हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये हमको किसका ज्ञान कराती हैं? या हमको ध्यान रखना है, सत्य का ज्ञान कराती हैं। ये ज्ञानेंद्रिय जो हैं हमको सत्य का ज्ञान कराती हैं, इसलिए इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा सत्य होगा। जैसे अपन ने क्या है, कोई चीज खाई तो जीभ हमको कड़वे या मीठे का ज्ञान करा देती है। आंख हमको आंखों देखी जो घटना होती है वो हमेशा सत्य होती है। तो यहाँ पर जो है ये सत्य का ज्ञान कराती है। और यहाँ पर बता देता हूं, मन जो है इसके द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है वो असत्य या आभासी यहाँ पर हो सकता है। तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां विज्ञान के अनुसार बताई गई हैं और मन जो है यहाँ पर मनोविज्ञान के अनुसार बताया गया है। तो ये जो है हमको कुछ जानकारियां इस सिद्धांत के अनुसार मिलती हैं ज्ञानेंद्रियों के बारे में, विज्ञान के अनुसार और मनोविज्ञान के अनुसार। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करूंगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का कुछ इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। जीन पियाजे कौन था? ये जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से मिलता है, सीधा एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। अब ये जो जीन पियाजे है,
ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का रहने वाला था, स्विट्जरलैंड का था, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का ये विद्वान था। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का विद्वान। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट, ये जीव विज्ञान के विद्वान थे, बायोलॉजी के, ये जीव विज्ञान के विद्वान थे। तो दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, पहला यहाँ पर स्विट्जरलैंड का विद्वान था और दूसरा जीव विज्ञान का ये विद्वान था। ये जो है जीन प्याजे के बारे में है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने 1922 ईस्वी से लेकर 1932 तक, 1922 से 1932 ईस्वी तक उन्होंने बालक के विकास के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, बालक के विकास के बारे में। तो 1922 से 1932 तक बालक के विकास को इन्होंने समझाया था। तो इस वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं, बताया था, इस वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम कह देते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, विकासात्मक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन प्याजे को कहा जाता है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन प्याजे जो है ये स्विट्जरलैंड के विद्वान थे, जीव विज्ञान के विद्वान थे। 1922 से लेकर 1932 ईस्वी तक बालक के विकास को, डेवलपमेंट को इन्होंने समझाया था बायोलॉजी के हिसाब से, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग चित्रों के माध्यम से इन्होंने समझाया था। इस वजह से इन्हें हम विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक यहाँ पर कह देते हैं। ध्यान रखना है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीन प्याजे को कहा जाता है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। हमें इस शब्द को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन प्याजे ने। कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के, बायोलॉजी के विद्वान थे। 1922 से 1932 तक बालक के विकास को इन्होंने समझाया था बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। इस वजह से इन्हें हम विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। तो ये कुछ जो है जीन प्याजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जीन प्याजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, जीन प्याजे ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताया था इन्होंने। तो जीन प्याजे ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जीन प्याजे के महत्वपूर्ण शब्दों में स्कीमा। देखिए, जीन प्याजे ने शब्द दिया था स्कीमा शब्द, 4 शब्द इन्होंने दिए था। तो पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द जीन प्याजे ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए थे, उनके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए, स्कीमा शब्द के बारे में उन्होंने क्या बताया था, किसी क्रिया के, किसी क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया, किसी क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, स्कीमा। क्रिया, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर उद्दीपन, जैसे हम किसी को देते हैं तो उसके विपरीत हमको क्या मिलती है, जो है अनुक्रिया मिलती है। तो उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन देने पर क्या मिलता है, अनुक्रिया मिलती है। तो इसे क्या कह देते हैं हम, किसी क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया। जैसे हम किसी को, हमने उद्दीपन दिया तो उसके साथ साथ अनुक्रिया भी देखने को मिलेगी। जैसे अपन ने देखा
जैसे किसी बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा हम डालते हैं तो उसके मुंह में लार आ जाती है, मतलब हमने जैसे उद्दीपन दिया मछली का टुकड़ा तो उसके मुंह में लार आई, मतलब अनुक्रिया की उसने, तो उद्दीपन के साथ उसकी तुरंत क्या हुई, अनुक्रिया हुई। इसलिए उन्होंने जो है जीन पियाजे ने बताया कि किसी क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया जैसे कि उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया, तो इस एग्जाम्पल से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो स्कीमा शब्द, अब सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सा शब्द नहीं दिया, तो पहला शब्द कौन सा दिया उन्होंने, स्कीमा शब्द दिया। स्कीमा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा यहां पर शब्द है समंजन शब्द। एक ही साथ ही समंजन शब्द भी जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया। इस समंजन शब्द का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, समंजन शब्द जो है उसकी मैं आपको बात करूं तो समंजन शब्द के बारे में इन्होंने क्या बताया था, तो समंजन शब्द जो है उन्होंने बताया कि पुराने जो अनुभव होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने जो नए विचार हैं, अनुभव हैं, उनको हम जो है परिवर्तित कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं यहाँ पर समंजन। जैसे कि अपने जो नए विचार होते हैं, एक सेकेंड रुकिए। तो साथियों देखते हैं अब हम यहाँ पर समंजन के बारे में। तो समंजन के बारे में जो है जीन पियाजे ने क्या बताया था, समंजन के बारे में जीन पियाजे ने बताया था कि जो पुराने विचार होते हैं उनको हम जो है नए विचारों के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तित कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, समंजन कहते हैं। तो नए विचारों के अनुसार या नए अनुभवों के अनुसार, नए विचार कह दो या अनुभव कह दो एक ही बात है, तो नए अनुभवों के अनुसार या फिर विचारों के अनुसार, नए विचार या अनुभव के अनुसार पुराने विचार या अनुभव को बदल लेना या परिमार्जन कर लेना। परिमार्जन का मतलब बदल लेना है, शुद्ध कर लेना। नए विचार या अनुभव के अनुसार पुराने विचारों को परिवर्तित करना, पुराने विचार या अनुभव को परिवर्तित करना। या परिमार्जन करना। ये हो गया यहाँ पर समंजन शब्द। तीसरा इन्होंने दिया था आत्मसातीकरण। देखिए, इस आत्मसातीकरण शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो पुराने विचार होते हैं उनके अकॉर्डिंग नए विचारों का बदल लेना, मतलब पुराने विचारों के अकॉर्डिंग काम करना, ना कि नए विचारों के अकॉर्डिंग। तो पुराने विचारों के अनुसार, पुराने विचारों के अनुसार नए विचार या अनुभव को बदल लेना। परिमार्जित करना। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्कीमा का मतलब किसी क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया, जैसे उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया। दूसरा है समंजन शब्द, इसका मतलब होता है कि हमारे जो नए विचार आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने पुराने विचारों को बदल लेते हैं। जो हमने पहले जो अपने अनुभव लिए थे उनको हम नए अनुभवों के अनुसार बदल लेते हैं, तो उसे हम कह देते हैं समंजन। आत्मसातीकरण शब्द का मतलब होता है जो हमारे नए विचार होते हैं उनको हम अपने पुराने अनुभव या पुराने विचारों के अनुसार बदल लें, तो उसे हम कह देते हैं आत्मसातीकरण। अब एक शब्द और बच गया आपका यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जीन पियाजे ने एक शब्द और दिया था यहाँ पर चौथा, वो था संतुलन। संतुलन कह दो, जिसे हम समायोजन भी कह देते हैं और अनुकूलन भी कह देते हैं। समायोजन या फिर अनुकूलन। समायोजन या फिर अनुकूलन, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अनुकूलन आपको पता होगा, मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना।
परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, संतुलन कहलाता है। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना संतुलन, अनुकूलन या फिर समायोजन कहलाता है। ये जो है 4 शब्द इन्होंने दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे ने कौन कौन से शब्द दिए। पहला शब्द उन्होंने स्कीमा दिया था, समंजन दिया था, आत्मसातीकरण दिया था और चौथा यहाँ पर है संतुलन, समायोजन या अनुकूलन। ये 4 शब्द जो है जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थे, जो कि एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी ये क्वेश्चन जो है 2022 वाली भर्ती में भी पूछा गया है। तो ये 4 शब्द आपको ध्यान रखने हैं जीन पियाजे के द्वारा। अब जीन पियाजे ने आगे जो है 4 अवस्थाएं बताई। बालक के विकास को समझाने के लिए 4 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया था। इन 4 अवस्थाओं में से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कौन कौन सी थी यहाँ पर? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं थी? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई थी। अब देखिए जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं बताई थी। फर्स्ट अवस्था कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 अवस्थाएं आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं क्या थी, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। इस वजह से ये आपको ध्यान रखनी होगी। तो 4 अवस्थाओं में सबसे पहली उन्होंने बताई संवेदी या फिर पेशीय गामक अवस्था, इसको हम कह देते हैं। संवेदी या पेशीय गामक। तो संवेदी या पेशीय गामक जो अवस्था थी, ये जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। जन्म जब होता है बच्चे का, उससे लेकर 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। तो जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी या पेशीय गामक अवस्था यहाँ पर होती है। अब इस अवस्था के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। संवेदी शब्द से आपको समझ लेना है कि संवेदी अंग जो होते हैं इसमें काम करने लग जाते हैं। तो संवेदी अंग क्या हो जाते हैं इस अवस्था में? संवेदी अंग सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कि आंख, कान, नाक, त्वचा, ये जो है सक्रिय हो जाते हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा ये वगैरह जो होते हैं संवेदी अंग, ये सभी इसमें सक्रिय हो जाते हैं। इस वजह से इसका नाम है संवेदी अवस्था, मतलब संवेदी अंग सक्रिय हो रहे हैं। और पेशियां जो है उसमें वो भी इस अवस्था में जो है सक्रिय होती है, इसलिए इसको पेशीय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर संवेदी या पेशीय गामक अवस्था। संवेदी अंग इस अवस्था में क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए इस अवस्था को हम संवेदी या पेशीय गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पर बिंदु है, अब यहाँ पर कह देता हूं, इस अवस्था में बच्चा जो है सबसे ज्यादा अनुकरण करता है, इसलिए इसको अनुकरण की अवस्था भी यहाँ पर कह देते हैं। अनुकरण की अवस्था, इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वस्तु स्थायित्व। अर्थात वस्तुओं का स्थायित्व हो जाता है इस अवस्था में। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? जैसे कि बच्चे ने कोई बात सुनी, उस बात को ज्यों की तो याद रख ले, उसके मस्तिष्क में वो छप जाए, वस्तु का स्थायित्व हो जाए, तो इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। मान लो उसने कोई वस्तु को देखा और वो उसके दिमाग में छप गई, बाद में उस वस्तु को जब दिखाते हैं तो उसको तुरंत याद आ जाता है कि ये वस्तु क्या थी। तो ये इसका मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व जो है वो संवेदी या पेशीय गामक जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो है ये कंडीशन बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, संवेदी अंग इस अवस्था में सक्रिय हो जाते हैं
वस्तु का स्थायित्व हो जाता है। अनुकरण की अवस्था इसको कहा जाता है। और ये जन्म से लेकर के 2 साल तक की अवस्था होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो है संवेदी अंग जैसे कि त्वचा, आंख, कान सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इस अवस्था में मैं आपको बता देता हूँ, जब बालक जो है इस अवस्था में 2 वर्ष तक का हो जाता है तो उसमें भाषा का विकास भी हो जाता है, बालक बोलने भी लग जाता है, तो भाषा का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। मतलब 2 वर्ष का बालक क्या होता है, 2 वर्ष का बालक बोलने लग जाता है। ठीक है, 2 वर्ष का बालक बोलने लग जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बालक जो है वो बोलने लग जाता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। संवेदी या फिर इसे हम कह देते हैं पेशीय गामक अवस्था, संवेदी या पेशीय गामक अवस्था, ये आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो संवेदी या पेशीय गामक अवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम अवस्था की बात करेंगे, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मैं बात करूं तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष से लेकर मतलब 7 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 साल तक की तो संवेदी पेशीगामक अवस्था होती है। नेक्स्ट जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, दूसरी यहाँ पर जो है जीन प्याजे की अवस्था है, उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है स्टार्ट हो जाती है। 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम कह देते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये अवस्था भी जो है 2 पार्टों में बट गई यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसको मैं 2 पार्टों में यहाँ पर बांट देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है इसमें सजीव चिंतन करने लग जाता है। मतलब किसी वस्तु को देख करके, सजीव जीवित मान करके उसके बारे में वो सोचने लग जाता है। तो मतलब उस वस्तु को सजीव मानेगा और उसके बाद चिंतन करेगा। तो इसलिए इस अवस्था में जो है सजीव चिंतन होने लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात इस अवस्था में जीववाद होता है। जीववाद का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को जीवित मान करके उसके बारे में सोचना। तो ये आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सजीव चिंतन या जीववाद कौन सी अवस्था में होता है, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसको मैं यहाँ पर 2 पार्टों में बांट देता हूँ। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर 2 भागों में बट जाती है। फर्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा पूर्व प्रत्यात्मक काल। देखिए, तो यहाँ पर इसको मैंने 2 पार्टों में बांटा है। एक है यहाँ पर पूर्व प्रत्यात्मक काल। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा प्रबल जिज्ञासु हो जाता है, मतलब उसके मन में बहुत ज्यादा हर चीज को जानने की इच्छाएं होती हैं। तो प्रबल जिज्ञासु काल भी इसको हम कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रबल जिज्ञासु काल किस अवस्था को कहा जाता है, प्रबल जिज्ञासु काल हम कह देते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो कि जो है लगभग 2 से लेकर 4 साल तक का होता है। 2 वर्ष से 4 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसमें जो है ये अवस्था आ जाती है। 2 वर्ष से 4 वर्ष तक पूर्व प्रत्यात्मक काल, मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो 2 साल से 7 साल तक के बीच में है। और 2 से 4 साल तक की होती है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसमें बच्चा प्रबल जिज्ञासु हो जाता है। दूसरा यहाँ पर है, देखिए, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पार्ट है इसका अंतःप्रज्ञ काल, उसको हम कह देते हैं अंतःप्रज्ञ काल। इस अवस्था में क्या होता है,
देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, अंतःप्रज्ञा काल जो होता है ये 4 साल से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। 4 वर्ष से 7 वर्ष तक, 4 वर्ष से 7 वर्ष तक अंतःप्रज्ञा काल। और इसमें बच्चा जो है क्या हो जाता है, अनुसरण करने लग जाता है, किसी भी चीज का अनुसरण वो करने लग जाएगा। तो अनुसरण काल भी इसको हम कह देते हैं, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दूसरी अवस्था थी जीव प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 साल से 7 साल तक। अब इसमें भी 2 पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं, एक 2 से 4 का और एक 4 वर्ष से 7 वर्ष तक का। पूर्व संक्रियात्मक काल में बच्चा सजीव चिंतन करने लग जाता है, सजीव चिंतन उसमें होने लग जाता है, साथ में उसमें जीववाद हो जाता है, किसी भी चीज को जीवित मान करके सोचने लग जाता है। अगला है इसका पहला पार्ट है पूर्व संक्रियात्मक का पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसमें बच्चे में प्रबल जिज्ञासाएं होने लग जाती हैं। 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की अवस्था पूर्व प्रत्यात्मक काल कहलाती है। उसके पश्चात अंतःप्रज्ञा काल है, जिसमें बच्चा अनुसरण करने लग जाता है, और ये 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है, इसलिए इसको हम कह देते हैं अंतःप्रज्ञा काल। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब तीसरी अवस्था की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। तीसरी मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर, देखिए जीन पियाजे की यहाँ पर तीसरी अवस्था कौन सी है, तो जीन पियाजे की है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 साल से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में क्या होने लग जाता है, मूर्त वस्तुओं को देख करके चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो मूर्त वस्तुओं का मतलब होता है कि उसके सामने जो वस्तु आती है, कोई प्रत्यक्ष, मूर्त शब्द का मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्टली। जब उसके सामने कोई वस्तु दिखाई जाती है तो उसको देख करके वो जो है चिंतन करने लग जाता है। तो मूर्त वस्तुओं के बारे में वो सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है। तो इस अवस्था में आपको ध्यान रखना है, मूर्त वस्तुओं के बारे में यहाँ पर विचार करने लग जाता है। तो मूर्त वस्तुओं के विचार, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त वस्तुओं को देख करके विचार करने लग जाएगा। 7 साल से लेकर के यहाँ पर 11 साल तक कौन सी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस अवस्था में बच्चा जो है वो गणना संबंधी चीजें सीख जाता है, कैलकुलेशन। तो इसमें जो है गणित से संबंधित उसको ज्ञान होने लग जाता है, व्यवहार होने लग जाता है। तो गणित से संबंधित वो प्रारंभिक व्यवहार करने यहाँ पर लग जाएगा, गणित से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार, मतलब गणित से रिलेटेड छोटी छोटी चीजों को वो सीख जाता है। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गणित से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार कौन सी अवस्था में सीखता है बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त वस्तुओं के बारे में विचार करने लग जाता है, गणना से संबंधित कुछ व्यवहार करने लग जाता है, और पलटकर जवाब देने लग जाता है, जिसे हम कह देते हैं पलटावी चिंतन। पलटावी चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, पलटावी चिंतन की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही कह देते हैं। तो ये पलटकर जवाब देने की जो है बच्चे की जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा इसमें जो है पलटकर जवाब देने लग जाता है। पलटकर जवाब देने का मतलब होता है पलटावी, पलटावी का मतलब पलटकर जवाब देने वाला, पलटावी चिंतन का मतलब पलटकर जवाब देने के बारे में सोचना। तो बच्चा जो है पलटकर जवाब जो देने लगता है वो कौन सी अवस्था में देता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर 7 से 11 साल तक की अवस्था जो होती है उसमें मूर्त वस्तुओं के बारे में विचार करने लग जाएगा। डायरेक्टली उसको कोई वस्तु देखी उसके बारे में सोचने लग जाएगा, जिसे कहते हैं मूर्त वस्तुओं के विचार। गणना से संबंधित उसमें जो है कुछ व्यवहार होने लग जाते हैं, बच्चा छोटी मोटी कैलकुलेशन को सीख जाता है, पलटकर जवाब देने भी बच्चा इसमें लग जाता है, जिसे हम पलटावी चिंतन की अवस्था कह देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बचती है यहाँ पर चौथी अवस्था, उसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 11 वर्ष से लेकर के 15 साल तक या फिर 16 साल तक की अवस्था होती है। 15 या 16 वर्ष तक, 15 या फिर 16 वर्ष तक की अवस्था। ये पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। 11 वर्ष से लेकर 15 या 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ठीक है, तो 11 वर्ष से लेकर 15 या 16 साल तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर 15 या 16 वर्ष तक की अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक जो है अमूर्त वस्तुओं के बारे में, मतलब जो उसको दिखती नहीं है, कल्पना करने लग जाता है इसमें, मतलब इनडायरेक्टली जो चीजें हैं उनके बारे में सोचने लग जाएगा, तो अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करने यहाँ पर लग जाता है। तो अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन किस अवस्था में करता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब जब बालक जो है 15 से 16 वर्ष तक का हो जाता है तो उसमें सभी प्रकार के चिंतन जो है प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से परिपक्व यहाँ पर बालक हो जाता है, और बालक की अधिकतम बुद्धि का विकास जो है 15-16 साल तक की अवस्था में ही होता है। तो यहाँ पर जो है इस अवस्था को हम पूर्ण परिपक्वता की अवस्था भी कह देते हैं, अर्थात इस अवस्था में बालक में पूर्ण परिपक्वता यहाँ पर आ जाती है। तो इसको हम पूर्ण परिपक्वता की अवस्था भी कह देते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसको हम पूर्ण परिपक्वता भी अवस्था भी कह देते हैं। पूर्ण रूप से परिपक्व इसमें बालक हो जाता है, और बालक की बुद्धि का जो है उच्चतम विकास भी इस अवस्था में 15-16 साल तक हो जाता है। बालक की बुद्धि का विकास कब हो जाता है, जब वो बालक 15-16 साल तक का होता है। 15 या फिर 16 वर्ष तक का जब बालक हो जाता है तो उसकी बुद्धि का जो है उच्चतम विकास यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस अवस्था में तार्किकता उच्चतम हो जाती है, मतलब बालक जो है लॉजिकल बात यहाँ पर करने लग जाता है। तो जब बालक यहाँ पर लगभग जो है 15-16 साल का हो जाता है तो उसमें तार्किकता आ जाती है। तो तार्किकता का जो है उच्चतम स्तर जो है किस अवस्था में होता है, यहाँ पर तार्किकता का उच्चतम स्तर। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15-16 साल तक यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, कल्पना लोक में विचरण करता है। मतलब अमूर्त का मतलब होता है इनडायरेक्ट, मतलब जो वस्तुएं उसको दिखती नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं मिल रही है, उन वस्तुओं के बारे में बालक सोचता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में। और पूर्ण रूप से परिपक्व इस अवस्था तक बालक हो जाता है, इसलिए इसको पूर्ण परिपक्वता की अवस्था भी हम कहते हैं। बालक की बुद्धि का जो विकास है, अधिकतम विकास, वो 15-16 वर्ष तक जो है हो जाता है, अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब तक आती है तब तक बालक जो है पूर्ण रूप से विकसित यहाँ पर हो जाता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तार्किकता अर्थात लॉजिकल, बालक जो है लॉजिकल जो जवाब देता है वो इसी अवस्था में देता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात तार्किकता का बालक में उच्चतम लेवल हो जाता है, उच्चतम स्तर हो जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं जो हैं जीन प्याजे के द्वारा बताई गई थी। पहली अवस्था थी पेशीय गामक अवस्था या संवेदी या पेशीय गामक अवस्था थी। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक काल था। पूर्व संक्रियात्मक काल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पूर्व प्रत्यात्मक काल, अंतःप्रज्ञ काल। तीसरा जो प्रकार बताया था संज्ञानात्मक विकास का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा था यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, ये 4 अवस्थाएं पहली बताई थी जीन प्याजे ने, संवेदी या फिर पेशीय गामक। एक बार रिवीजन आपका मैं करवा रहा हूं यहाँ पर, संवेदी या पेशीय गामक। संवेदी या पेशीय गामक अवस्था। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतःप्रज्ञ काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल, दूसरा था अंतःप्रज्ञ काल। तीसरी यहां पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई गई और चौथी बताई गई थी उनके द्वारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चार अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई। तो ये चार अवस्थाओं की मैंने यहाँ पर बात करी है। तो संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने चार अवस्थाएं बताई। पहली बताई थी संवेदी पेशीगामक अवस्था, अर्थात इस अवस्था में संवेदी अंग सक्रिय हो जाते हैं। बालक वस्तु का स्थायित्व, मतलब जिस वस्तु को देख लेता है उसका दिमाग में स्थायित्व हो जाता है, या फिर जिस आवाज को सुन लेता है वो उसके मस्तिष्क में छप जाती है कि ये किसकी आवाज थी। तो ये संवेदी या पेशीगामक अवस्था इसको हम कह देते हैं। इसमें बालक अनुकरण भी करने लग जाता है, इसे अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में मैंने आपको बताया बालक सजीव चिंतन करने लगता है, अर्थात जीववाद उसमें आ जाता है, किसी वस्तु को देख करके उसको सजीव मानने लग जाता है। उसमें दो प्रकार मैंने बताए, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतःप्रज्ञ काल। जो पूर्व प्रत्यात्मक काल था, दूसरा था यहाँ पर अंतःप्रज्ञ काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल कौन सा काल था? प्रबल जिज्ञासु काल, क्योंकि इसमें बच्चे में प्रबल जिज्ञासाएं इस अवस्था में हो गई थी। और अंतःप्रज्ञ काल, इस अवस्था को हम अनुसरण की कहते हैं, जबकि संवेदी या पेशीगामक अवस्था अनुकरण की अवस्था थी और ये अनुसरण की अवस्था, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त वस्तुओं के बारे में बालक सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है और यहाँ पर जो है पलट कर जवाब देने लग जाता है। गणना से संबंधित व्यवहार भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में हो जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है तार्किकता का उच्चतम लेवल आ जाता है, लॉजिकल बात करने लग जाता है और पूर्ण रूप से जो है बुद्धि का विकास हो जाता है जब वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ये चार अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको जो है बताई है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता रहता है। अब जो मैं आपको बता देता हूँ कि लैब असिस्टेंट का कोर्स अपना जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप में आपको मिल जाएगा। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जो है ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। उसके पश्चात आपको जो है स्टोर वाले ऑप्शन पर जाना होगा और वहां से जो है आप पेमेंट करने के बाद सीधा कोर्स परचेज कर लोगे और आपको जो है यहाँ पर संपूर्ण कंटेंट मिलेगा। संपूर्ण कंटेंट में आपको प्रिंटेड भी दूंगा और हैंड रिटन भी दूंगा। राजस्थान जीके का पूरा कंटेंट आपको प्रिंटेड मिलेगा और जो है अन्य सब्जेक्ट्स में जो है इंडिया जीके में भी आपको प्रिंटेड दे दूंगा। बाकी साइंस की जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं दूंगा, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो आप जो है आसानी से कोर्स को परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। इस ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात आप जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके सीधा जो है आप स्टोर वाले ऑप्शन पर जाएं और वहां से लैब असिस्टेंट 2023 का कोर्स 1128 रुपये में आपको मिल जाएगा। वहां से आसानी से परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9664396024 पर। सभी प्रकार से आपकी हेल्प यहाँ पर की जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। आपको रेगुलरली क्लासेज यहाँ पर मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।